नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube क्लास में स्वागत। साथियों, जो आज का अपना टॉपिक्स रहेगा वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो उससे आगे अपन अध्ययन करेंगे। अपन ने पहले कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया, तो एक तो थी अपनी प्यूस ग्रंथि, दूसरी थी अपनी पीनियल, फिर थी थायराइड और पैराथायराइड। इन चारों ग्रंथियों के बारे में अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, तो आज अपन इनसे आगे वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपनी पांचवी ग्रंथि है। पांचवी ग्रंथि अपनी है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। ध्यान दीजिए, ये जो थाइमस ग्रंथि है ये अपने शरीर के अंदर वक्ष गुहा में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? वक्ष गुहा में, अर्थात हार्ट के ऊपर महाधमनी के आसपास में पाई जाती है। तो यह धमनी, यह ग्रंथि, यह वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर स्थित होती है। समझ में आ गया? ये ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? अपने वक्ष गुहा के अंदर हार्ट के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। फिर बात करते हैं कि इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है, उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन वो है अपना थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन है। फिर बात करते हैं, यह ग्रंथि बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक विकसित एवं बड़ी होती है। कौन सी ग्रंथि? ये थाइमोसिन ग्रंथि बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक बड़ी और विकसित होती है, लेकिन व्यक्ति की धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में यह ग्रंथि धीरे धीरे इसका आकार छोटे होते हुए यह नष्ट हो जाती है। अतः अपन कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में यह ग्रंथि सर्वाधिक विकसित एवं बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ इसका आकार है वो छोटा होता होता और एक समय में यह नष्ट हो जाएगी। आयु बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता जाता है तथा यौनारंभ के समय यह ग्रंथि नष्ट हो जाती है। समझ में आपको? यह ग्रंथि बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक विकसित होती है, लेकिन व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ यह ग्रंथि छोटी होती जाती है और बाद में यह ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो इसका कार्य क्या है? यह ग्रंथि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, और प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। तो इस ग्रंथि के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किया जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किया जाता
है। अब प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? प्रतिरक्षा होती है। तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। फिर बात करते हैं इस थाइमस ग्रंथि के अंदर लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, टी हेल्पर्स कोशिकाएं, यह कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं इस ग्रंथि में, इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स एवं टी हेल्पर सेल्स पाई जाती है। यह कोशिकाएं इस थाइमस ग्रंथि के अंदर पाई जाती है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा रोगाणुओं का भक्षण नष्ट करने में क्रिया की जाती है। फिर बात करते हैं एड्स रोग। एड्स रोग के अंदर ये जो टी हेल्पर सेल्स दिखाई दे रही है, इस टी हेल्पर सेल्स की संख्या में लगातार कमी होती है। कौन से रोग के अंदर? एड्स रोग के अंदर। एड्स रोग में कमी किसकी होती है? इस टी हेल्पर कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो यह होगी अपनी थाइमस ग्रंथि, जो शरीर के अंदर वक्ष उद्गम में पाई जाती है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और इस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन है वह है अपना थाइमोसिन हार्मोन। अगली ग्रंथि बात करते हैं अपन, अगली ग्रंथि है अपनी कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के अंदर पाए जाने वाले किडनी या वृक्क के ऊपर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, यह ग्रंथि शरीर के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में, शरीर के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर के अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो बात करते हैं यह ग्रंथि शरीर में वृक्क के ऊपर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? शरीर में वृक्क के ऊपर पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं, यह ग्रंथि शरीर के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर में अंगों को क्रियाशीलता को बढ़ाने, जैसे श्वसन दर है, हार्ट रेट है, शरीर के अंदर इस प्रकार क्रियाओं को ये बढ़ाने का कार्य करती है। फिर बात करते हैं इसकी संख्या। तो संख्या शरीर में अंदर कितनी है? इसकी 2 है, क्योंकि शरीर के अंदर वृक्क कितने हैं? शरीर के अंदर वृक्क भी 2 है और प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, इस एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो पहले तो एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग है। एड्रिनल ग्रंथि कितने भाग है? 2 भाग है। पहले अपन बात करेंगे कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। कौन से भाग से? कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन के बारे में। फिर दूसरा भाग है मेडुला। तो फिर उसके बारे में बात करेंगे कि मेडुला मध्यांश भाग के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो पहले देखते हैं इस कॉर्टेक्स के द्वारा एक भाग है, इसका नाम है ग्लूकोकार्डियस। क्या नाम है? ग्लूकोकार्डियस। और ग्लूकोकार्डियस भाग के द्वारा कार्टिसोल
कौन सा हार्मोन है? कार्टिसोल हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो कार्टिसोल है, ये कार्टिसोल हार्मोन शरीर के अंदर विषम परिस्थितियों के अंदर शरीर की ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। कौन सा हार्मोन? यह कार्टिसोल हार्मोन। तो अपन कह सकते हैं यह हार्मोन विषम परिस्थितियों में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। क्या करता है? ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। कहने का मतलब है अगर अपन 2-3 दिन तक भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो उस परिस्थितियों के अंदर ये जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन है, ये शरीर के अंदर ग्लूकोज भोजन की मात्रा को बनाए रखता है, अर्थात भोजन को टूटने से रोकता है। अर्थात इसलिए इसे अपन लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। फिर अगला भाग है इसी तरह मिनरलोकार्डियस। क्या नाम है? मिनरलोकार्डियस। इस मिनरलोकार्डियस के द्वारा या इस भाग के द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन अपने शरीर के अंदर सोडियम का अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन, अर्थात सोडियम का तो अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन को या इस प्रकार की क्रिया को यह बढ़ाता है। तो यह हार्मोन बॉडी में यानी मतलब सोडियम का अवशोषण, एवं पोटेशियम, ये शरीर के अंदर लवण है और इन लवणों का ये नियमन करता है। तो पोटेशियम का उत्सर्जन को बढ़ाता है। क्या काम करता है? शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का नियमन करता है। अगर मैं बात करूं शरीर इस एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि जो भी शरीर के अंदर सोडियम है वो सोडियम सरा बाहर चला जाएगा। उसका अवशोषण नहीं होने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तीसरा हार्मोन है वो अपना, जिसे अपन कहते हैं सेक्स हार्मोन। यह हार्मोन सेक्स हार्मोन क्या कार्य करता है? शरीर के अंदर अगर माना कि पुरुष के अंदर इस हार्मोन की अधिकता होती है तो उसके अंदर महिलाओं के लक्षण प्रकट होने होते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, ठीक है। और अगर इस सेक्स हार्मोन की महिलाओं के अंदर अधिकता हो गई है तो पुरुषों के समान महिलाओं में लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों आना, आवाज का भारी होना। तो यह कौन से हार्मोन पर निर्भर करता है? इस सेक्स हार्मोन पर निर्भर करता है। तो हम बात करते हैं कि पुरुषों में इसकी अधिकता होने पर महिलाओं के लक्षण आ जाते
हैं और जिसे अपन कहते हैं गायनोमैस्टिज्म रोग। अगर महिलाओं के अंदर इसकी अधिकता होगी तो महिलाओं के अंदर पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, और उसे अपन कहते हैं विरलिज्म। क्या कहते हैं? विरलिज्म। महिलाओं में इस हार्मोन की अधिकता होने पर पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं और जिसे अपन क्या कहते हैं? विरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विरलिज्म कहते हैं। तो मालूम हो गया कि यह सेक्स हार्मोन की क्या प्रभावता है या शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षणों की परिवर्तनशीलता किसके कारण होती है। अब बात करते हैं इसी ग्रंथि के द्वारा, इसी ग्रंथि का दूसरा भाग मध्यांश भाग। कौन सा भाग है? मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन। इस ग्रंथि का दूसरा भाग मध्यांश स्रावित हार्मोन अर्थात इसका दूसरा भाग मध्यांश के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो इस मध्यांश के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन का स्राव किया जाता है। अपन बात करते हैं इस दो हार्मोन्स वो कौन कौन से हैं। पहले हार्मोन की बात करते हैं, वो है अपना एड्रीनलिन, या इसे एड्रीनलिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। और दूसरे हार्मोन का नाम है नॉर एड्रीनलिन, या इसे क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन, ये इसका नाम है। कहने का मतलब है ये इन दोनों हार्मोन का स्राव कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? इस मध्यांश या मेडुला भाग के द्वारा स्राव किया जाता है। और यही दोनों हार्मोन है जो अपने शरीर के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर अपने शरीर की जो भी अंग है उस अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके पीछे जब कुत्ता पड़ता है या कुत्ता दौड़ता है तब आपके शरीर के अंदर सारी क्रियाएं वो फास्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे श्वसन दर है वो भी तेज होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट वो भी तेज हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है? वो इन दोनों हार्मोनों के कारण। कहने का मतलब है यह संकटकालीन परिस्थितियों में अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हृदय गति का बढ़ना, श्वसन दर का तेज होना, शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, पुतलियों का आकार बढ़ जाता है। तो ये सभी क्रियाएं इन दोनों हार्मोनों के कारण संपन्न होती है। अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं अपन, अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि है अपनी
अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो अपनी है यकृत। उसके बारे में अपन पाचन ग्रंथियों के अंदर टॉपिक्स के अंदर अध्ययन कर लिया था, अपन पढ़ते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि यह ग्रंथि एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब है यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है। समझ आ गया इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर बात करते हैं इस ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग को अपन कहते हैं लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इस ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग को अपन क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। और इस लैंगरहैंस द्वीपिका के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। और इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं कौन से हार्मोन के द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा, कौन सी कोशिका द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो इसके अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर, इस लैंगरहैंस द्वीपिकाएं में 3 सेल्स पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी है? अल्फा है, बीटा कोशिका है, गामा कोशिका है। तो पहले अपन बात करते हैं कौन सी कोशिका के बारे में? इस अल्फा कोशिका के बारे में। यह अल्फा कोशिका शरीर के अंदर कौन से हार्मोन का स्राव करती है? तो यह अल्फा कोशिका शरीर के अंदर ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है। कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है। और यह ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? शरीर के अंदर ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के अंदर। दूसरी कोशिका है यह ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, अर्थात यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करता है। कौन सा हार्मोन? यह ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करता है। दूसरी जो अपनी कोशिका है वह कोशिका है बीटा सेल्स। कौन सी कोशिका है? बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन
हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन शरीर के अंदर क्या कार्य करता है? इंसुलिन हार्मोन शरीर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो यह हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। बात करते हैं इस अगर शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है, शरीर के अंदर क्या होगी? इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, तो ध्यान दीजिए ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की शरीर के अंदर मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? मात्रा बढ़ जाएगी। और शरीर के अंदर मात्रा बढ़ने पर एक रोग होता है, उस रोग को अपन कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। कहने का मतलब है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोज में नहीं बदल पाएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, अतः शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अतः शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, शर्करा की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। जिससे मधुमेह या डायबिटीज या शुगर रोग होता है। अर्थात सीधी सी बात कर सकते हैं कि शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह, डायबिटीज, शुगर रोग कहलाता है। कई बार आपने देखा भी होगा जहां पर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, वहां पर थोड़ी देर बाद सीटियां वगैरह आती है। वो उसका कारण क्या? क्योंकि उस मूत्र के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? इस शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा है, और ग्लूकोज मीठा होता है, तो वहां पर क्या आती है? सीटियां वगैरह आती है। इसकी जो तीसरी कोशिका है, कौन सी कोशिका है? वो है गामा कोशिका। और गामा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है, वो हार्मोन है अपना सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये होगी अपनी गामा कोशिका, और एक गामा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव किया जाता है कौन सी कोशिका के द्वारा? गामा कोशिका के द्वारा। और यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन शरीर के अंदर क्या करता है? शरीर के अंदर शरीर की शारीरिक वृद्धि को रोकता है। शरीर की शारीरिक वृद्धि को रोकता है कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। शरीर की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, शरीर की वृद्धि है वो रुक जाएगी। कौन से हार्मोन के द्वारा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा। तो यह शरीर की शारीरिक वृद्धि को संदमित करता है, अर्थात रोकता है। अब दो ग्रंथियां अपनी बाकी रह गई है, वह है अपनी अंडाशय और वृषण। अगली जो अपनी ग्रंथि है वह है टेस्टिस। इस टेस्टिस या वृषण के बारे में बात करते हैं। यह टेस्टिस सबसे पहली तो बात, यह नरों के अंदर पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं यह पुरुषों के अंदर पाई जाती है। यह पुरुषों में पाई जाती है।
यह ग्रंथि पुरुषों के अंदर पाई जाती है और इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शरीर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण करता है। और शरीर के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को भी संपन्न किसके द्वारा किया जाता है? इस हार्मोन के द्वारा। तो यह हार्मोन, यह नर में लैंगिक अंगों का विकास एवं शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। इनकी संख्या 2 होती शरीर की ऊर्ध्वा के नीचे वृषणकोश नामक थैली के अंदर पाए जाते हैं। ये अपने पहले पढ़ लिया था। और आगे वाली ग्रंथि है अंतिम अंतःस्रावी ग्रंथि। वह ग्रंथि है अपनी अंडाशय। यह माता या महिलाओं में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? इस ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो हार्मोन कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। इन दोनों हार्मोन का स्राव अंडाशय के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं ये दोनों हार्मोन शरीर के अंदर क्या करते हैं। शरीर के अंदर वही कार्य, शरीर के अंदर लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण, यह हार्मोन लैंगिक अंगों का विकास एवं लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण और शरीर के अंदर अंडाणु के निर्माण में भी यह सहायक है। नियंत्रण एवं अंडाणु या अंड कोशिका के निर्माण में सहायक है। तो ये विद्यार्थियों अपनी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरी हुई। इस टॉपिक्स को अपने 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं दोनों वीडियो को आराम से